शुभ संध्या बच्चों, मैं ज्योति बाला आज सबको आज के वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये वर्ण कितने हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या है। यहाँ देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ट, फ, य, ह आदि। इनकी संख्या 33 होती है। पिछले वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन के 3 भेद हैं। किस आधार पर? आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इसका अर्थ ये है कि जिन वर्णों को बोलते समय, व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख की जो हवा है, वायु है, वो मुख के किसी न किसी भाग को छूकर, स्पर्श कर जब बाहर निकलती है, तब हम उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। कैसे देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि क, ख, ग, घ, अंग, ये जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से इनको बोलते हैं और इन 5 वर्णों को क वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह च, छ, ज, झ, ञ को च वर्ग की श्रेणी में, ट, ठ, ड, ढ, ण को ट वर्ग की श्रेणी में, त, थ, द, ध, न को त वर्ग की श्रेणी में और प, फ, ब, भ, म को प वर्ग की श्रेणी में। च वर्ग तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण किया जाता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है तथा प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, इनमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है या इनको पंचम वर्ण भी हम कहते हैं। ये अंतिम वर्ण कौन से हैं? देखिए यहाँ पे अंग, ञ, ण, न और म, ये जो 5 वर्ण हैं, इनको पंचमाक्षर कहते हैं या पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा भेद, जो कि है अंत्यस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी स्पर्श नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और न स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है और न ही बिना स्पर्श किए स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। दोनों में से कुछ भी नहीं होता, दोनों के बीच की बात है। उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ना तो ये स्वर की तरह कार्य करते हैं और ना ही व्यंजन की तरह। इनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का होता है। स्वर और व्यंजन के बीच की तरह इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। आप इसे याद कर लेंगे कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, ये अंत्यस्थ व्यंजन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है। ये इसका तीसरा भेद है उच्चारण की दृष्टि से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। ठीक है, ध्यान से देखिए। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हम मुख की जो हवा है वो मुख के अंदर गोल गोल घूम के रगड़ खाती है।
रगड़ खाती हुई, टकराती हुई बाहर निकलती है और गर्मी पैदा करती है। उष्म का अर्थ है गर्म, उष्मा पैदा करे, गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसको भी आप याद कर लेंगे कि उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है और ये है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो आपको उष्म व्यंजन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि प्राण या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम लोग सबसे पहले अल्प प्राण को पढ़ेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है। ठीक है, अभी हम लोग ने वर्ग के बारे में पढ़ा था कि क, ख, ग, घ, अंग, इन 5 को हम क वर्ग में रखते हैं। इसी तरह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्गों के बारे में पढ़ा था। तो 5 वर्गों में हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब इनके उच्चारण में मुख की जो हवा है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, कम मात्रा में वायु निकले जिनके उच्चारण में उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, श्वास वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। पहचानने का तरीका बहुत आसान है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ही अल्प प्राण होता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा भेद, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। अभी हमने अल्प प्राण में पढ़ा, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिसको बोलने में थोड़ा वायु मुख से निकले, थोड़ी सी हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। वह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होता है। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, जिसको बोलने में ज्यादा प्राण वायु निकले या प्राण निकले या ज्यादा मात्रा में श्वास निकले, उसको हम महाप्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। इसको याद करने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां और महाप्राण दूसरा और चौथा। अब व्यंजनों में एक संयुक्त व्यंजन होता है, उसके बारे में भी हम जान लेंगे कि व्यंजन वर्ण में संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं, मतलब 2 व्यंजन वर्ण जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए च संयुक्त, क संयुक्त, छ, त्र आदि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इन्हें निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है, मतलब आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी। अब देख लीजिए कि जब 2 व्यंजन परस्पर मिलते हैं और तीसरे नए व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर भी कहते हैं और उसका एक नाम व्यंजन गुच्छ भी है। ठीक है, इसको आगे की स्लाइड में हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र प्रयोग में छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र का निर्माण किन किन व्यंजनों से हुआ है। इसको आप याद भी कर लेंगे, ये आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद करना बहुत जरूरी भी है। तो देखिए, छ का जो निर्माण है, छ का जो निर्माण है वो क हलंत और मूर्धन्य स से हुआ है। त्र का जो निर्माण है वो त हलंत और र से हुआ है। ज्ञ का जो निर्माण है वो ज हलंत और ञ से हुआ है। श का जो निर्माण है वो श हलंत और र से हुआ है। ठीक है, इसको याद करना आवश्यक है। आप इसको याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, छ से शब्द बना क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र से बना त्रिशूल, शत्रु, स्वतंत्र। ज्ञ से बना ज्ञान, विज्ञान, विज्ञ। श्र से बना श्रमिक, परिश्रम और श्रेष्ठ। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि 2 व्यंजनों के
मिलने से, परस्पर मिलने से जो नया तीसरा व्यंजन बनता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक और व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वित व्यंजन क्या है? जब दो समान व्यंजन एक साथ लिखे जाएं और एक ही साथ बोले जाएं, उनका उच्चारण किया जाए, तो उनको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए न संयुक्त है, प्रसन्न न अलग नहीं, न को साथ में बोलेंगे, द को साथ में उच्चारण करेंगे, ज का साथ में उच्चारण करेंगे। तो यहाँ द संयुक्त है, ज संयुक्त है, प्रसन्न, उद्देश्य और सज्जन, इसमें जो व्यंजन है समान व्यंजन जो दोनों साथ में आए हैं उनको द्वित व्यंजन कहते हैं। इसमें एक और संयुक्त अक्षर रूप में भी आते हैं। जैसे अलग अलग दो व्यंजन, यहाँ समान व्यंजन थे, यहाँ पर अलग अलग दो व्यंजन जब साथ में लिखे जाए और साथ में ही उनका उच्चारण किया जाए तब उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, यहाँ द और य है, यहाँ त और प संयुक्त है, स और थ संयुक्त है। ठीक है, द य संयुक्त, त प संयुक्त और स थ संयुक्त को हम लोग संयुक्त अक्षर के रूप में रखते हैं। और समान व्यंजन जब साथ में आए तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से रखी हुई है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि वर्णों की संख्या 52 होती है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो किस तरह से 52 होती है आपको ये समझने में यहाँ पे आसानी होगी। देखिए, संख्या भी लिखी हुई है और वर्ण भी लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 11 स्वर हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे अनुनासिक यानी कि अनुनासिक और विसर्ग यानी कि अंग और अ है, जिसको हमने पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि ये अयोगवाह कहे जाते हैं। तो यहाँ आपने स्वर व्यंजन और अयोगवाह यहाँ पर देखा। फिर अभी हमने तुरंत पढ़ा था इसी वीडियो में कि यहाँ पे जो वर्ण है क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक जो 25 वर्ण हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर य, र, ल और व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। फिर तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह को हमने ऊष्म व्यंजन कहा। छ, त्र, ज्ञ और स्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन है। अब एक नया चीज आपको मिला, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन का विकास हुआ है च वर्ग से, सॉरी ट वर्ग से। ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ जो है, इन्हीं से द्विगुण व्यंजनों का विकास हुआ है अड और अढ़ के रूप में। और ये सारे व्यंजन मिलके, सारे वर्ण मिलके कुल 52 होते हैं। स्वर वर्ण, अयोगवाह, व्यंजन वर्ण, ये सारे मिलके 52 वर्ण होते हैं। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लेंगे कि किस तरह से वर्णों की संख्या 52 है। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन वर्ण भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको याद कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और पढ़ लेंगे तो आपका एकदम स्वर और व्यंजन वर्ण क्लियर हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।